नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 11 टू 16 मार्च तक के होंगे। आइए सभी क्वेश्चन को वन टू वन एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएस एंड आरओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और यहीं पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा भारत का पहला इंडोर एथलेटिक स्टेडियम और एक इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इंडोर एथलेटिक स्टेडियम के बनने से एथलेटिक्स साल भर किसी भी प्रकार के मौसम में यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से अंतरिक्ष की ओर से यानी ऊपर से क्लोज होता है। वर्षा, आंधी, तूफान का इसमें किसी प्रकार से मतलब नहीं रहेगा। तो ये भारत का पहला इंडोर एथलेटिक स्टेडियम होगा। इसका निर्माण भुवनेश्वर में स्थित कलिंग स्टेडियम के अंदर किया गया है। कलिंग स्टेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन। 15 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई टीम ने। देखिए, मुंबई टीम ने विदर्भ टीम को हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का अवार्ड जीता है। क्रिकेट खेल से संबंधित रणजी ट्रॉफी की शुरुआत वर्ष 1934-35 में हुई थी, जबकि पिछले वर्ष 2023 की रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र टीम ने जीता था। सौराष्ट्र टीम गुजरात की है। आइए अगला क्वेश्चन। दूसरे संस्करण का महिला प्रीमियम होता है यहाँ, प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। इसको शॉर्ट में आरसीबी कहा जाता है। देखिए, महिला प्रीमियम लीग अर्थात वुमेन प्रीमियम लीग WPL, इसकी शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी और जो 2023 वाला WPL था, इसको जीता था मुंबई इंडिया ने। और मुंबई इंडिया ने भी दिल्ली कैपिटल को हराकर ही पहला WPL जीता था। इस बार आरसीबी ने मुंबई इंडिया को हराकर 2024 का WPL जीता है। आरसीबी की कैप्टन जो थी वो स्मृति मंधाना थी। कैप्टन को भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं नवनीत कुमार सहगल। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नवनीत कुमार सहगल एक रिटायर IAS ऑफिसर हैं और इनको बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा प्रसार भारती का चेयरमैन। देखिए, प्रसार भारती जो है वो दूरदर्शन और आकाशवाणी का संचालन करती है। प्रसार भारती की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तीन बातें इंपोर्टेंट होंगी, चेयरमैन को याद रख लो, गठन 1997 में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए अब अगला क्वेश्चन। 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया है? TM कृष्ण के लिए। TM कृष्ण को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार 2025 में मिलेगा, जनवरी मंथ में। यह भी पता होना चाहिए आपको, जनवरी के मंथ में इन्हें 2025 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, यह पुरस्कार संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें संगीत कलानिधि का पुरस्कार आपको बताई है कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक TS कृष्ण को दिया गया है। और इसमें एक और पुरस्कार है जिसका नाम नृत्य कलानिधि पुरस्कार है। ये डॉक्टर नीना प्रसाद को दिया गया है। देखिए, संगीत कलानिधि पुरस्कार को आप याद रखना है TM कृष्ण के लिए और नृत्य कलानिधि पुरस्कार याद रखना है डॉक्टर नीना प्रसाद के लिए। जैसे इसमें ना से नृत्य है, ऐसे ही जोड़ लेंगे ना से नीना, तो नृत्य कलानिधि नीना प्रसाद के लिए। आइए अब अगला क्वेश्चन। 15 मार्च को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के प्रसार के लिए नेशनल टाइम प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया था। मुंबई में नेशनल टाइम प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया गया है सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जरूर पढ़ेंगे, ये एग्जाम पर्पस से बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, भारत समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेशनल टाइम प्रोटोकॉल के माध्यम से मिली सेकंड की सटीकता से समय का मिलान किया जा सकेगा। भारत में पहले GPS के माध्यम से समय लिया जाता था, लेकिन अब नहीं लिया जाएगा। भारत के सभी मोबाइल ऑपरेटर को इस सिस्टम के साथ टाइम सिंक करना होगा ताकि साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी जैसी चीजें रोके जाएं। 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, तो 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 1 मिली सेकंड का भी अंतर नहीं होगा टाइम बताने में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आरओ, एआरओ और पीसीएस तथा यूपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। इसका अध्यक्ष कौन था? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद सभी जानते होंगे इनके नाम को, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, और इन्हीं के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनाई थी। देखिए इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। समिति ने बताया है कि देश में लोकसभा और विधानसभा यानी कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने चाहिए, और वहीं नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतों के चुनाव भी एक साथ कराए जाने चाहिए। ठीक है, समिति में कुछ अन्य सदस्य भी शामिल थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद, गृह मंत्री अमित शाह, एनके सिंह, सुभाष कश्यप और संजय कोठारी तथा हरीश साल्वे शामिल थे। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो समिति की सिफारिश याद रखना है। देखो लोकसभा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव और विधानसभा मतलब स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव, दोनों के चुनाव एक साथ किए जाने चाहिए। वैसे भारत में राज्यों के चुनाव साल भर चलते रहते हैं, पार्टियां उन्हीं का प्रचार करती रहती हैं, देश के विकास में बाधा आती है। तो ये चीज तो बहुत अच्छी है कि दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए, लेकिन इसमें फायदा हमेशा उस पार्टी को होगा राज्यों में जो केंद्र में रूलिंग पार्टी है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रपति ने किन्हें नया चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को दो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के लिए। देखिए वर्तमान चुनाव आयोग में 3 मेंबर हैं। उन 3 मेंबर को आप ऐसे याद रख सकते हो 1+2, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यही 2 चुनाव आयुक्त में एक सुखवीर सिंह संधू हैं और दूसरे ज्ञानेश कुमार हैं। आइए एक्सप्लेनेशन जरूर देखते हैं इसका। वर्तमान में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं तथा 2 नए चुनाव आयुक्त के रूप में सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को अपॉइंटेड किया गया है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के अंडर बनी एक कमेटी की सिफारिश पर प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो वर्किंग टेन्योर होता है वो 6/65 है, यानी 6 साल तक पद पर काम करते हैं और 65 साल की उम्र में ये रिटायर हो जाते हैं। इनमें से या तो 6 साल पूरा हो जाए तब भी रिटायर हो जाएंगे, 65 साल पूरा हो जाए तब भी रिटायर हो जाते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये डेट बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर जनरली पूछ लिया जाए कि चुनाव आयोग मेनली किस आर्टिकल में है, और आपको इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाए, अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 329, तो बताइए चुनाव आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो हमेशा पहला आर्टिकल याद रखना है। जो मेन बॉडी होती है ना, उस सारे आर्टिकल में उनके पहले आर्टिकल में उसका एक्सप्लेनेशन होता है दिया हुआ। ठीक है, तो 324 में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने भारत शक्ति युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन कहां किया था? पोखरण में। राजस्थान में एक बंजर भूमि क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है पोखरण, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिला में स्थित है ये। और यहाँ पर भारत की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया जिसका नाम भारत शक्ति रखा गया था। इस युद्ध अभ्यास के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ समझौता किया है? भूटान के साथ। भारत का पड़ोसी देश भूटान के साथ में हाल ही में इंडिया के द्वारा फूड सिक्योरिटी सेक्टर में एक एग्रीमेंट किया गया है। देखिए यह समझौता भूटान के हेल्थ मिनिस्टर और भारत की संस्था फसाई के बीच में हुआ है। फसाई वही एक संस्था है जो भारत में खाद्य वस्तुओं के मानक तय करती है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। वहीं बात करें भूटान के संदर्भ में, तो भूटान की राजधानी को थिम्पू कहा जाता है और यहाँ की मुद्रा नेगुलट्रम है। आप देखिए भूटान के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट नॉलेज आपको बता देता हूं। जैसे ये रहा हमारा प्यारा भारत, और बच्चों ये है इस तरीके से भारत।
ठीक है ना। और ये जो क्षेत्र आ रहा है ना इतना, ये आता है भूटान का, ठीक है ना, ये भूटान का क्षेत्र है। अब भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक भारत है, एक राज्य है सिक्किम, ये सीमा बनाता है। दूसरा, इसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल सीमा बनाएगा, इसके बाद असम सीमा बनाता है, और इधर ये जो राज्य होगा ये अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। तो भारत के केवल 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। आइए भाई अगला क्वेश्चन 11। इंडिया इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। तो भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 12वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। देखिए, यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने तथा सैन्य स्तर पर आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किया गया है। वर्तमान में इटली के संदर्भ में बात करें तो यहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी है, और यहाँ की राजधानी को रोम कहा जाता है, और यहाँ की मुद्रा यूरो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है, यानी वेपन्स इंपोर्टर कंट्री है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई खरीदता है तो वो भारत खरीदता है। देखिए कहां से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, आइए रिपोर्ट को नीचे देखते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश रूस है। भाई भारत सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदता है वो रूस से खरीदता है। जितना भी हथियार खरीदता है उसका 36% वेपन केवल हम रूस से लेते हैं, दूसरा अमेरिका से, और तीसरा फ्रांस से। अब बात करते हैं कि शीर्ष निर्यातक देश कौन है, यानी कि जो सबके लिए हथियार बेचने का काम करता है, सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला कंट्री कौन है, तो वो अमेरिका है। ठीक है ना। अमेरिका हथियार बेचने में 42% हिस्सेदारी रखता है दुनिया के संदर्भ में, जबकि दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर रूस है हथियार बेचने के मामले में। तो इस रिपोर्ट को याद रखना है भारत के संदर्भ में और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी। आइए भाई अगला क्वेश्चन। मनोहर लाल खट्टर के त्यागपत्र के बाद हरियाणा का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नायब सिंह सैनी के लिए हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। वे पहली बार 2014 में ही सांसद बने थे। हम बात करें मुख्यमंत्री के संदर्भ में तो संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र अनुच्छेद 164 के 4 में उल्लेखित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 11 मार्च 2014 को नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया है। इसे कब पारित किया गया था? 12 दिसंबर 2019 को। देखिए हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से घोषणा कर दी गई कि भारत में 11 मार्च से सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा, और लागू हो गया। इसको भारत सरकार के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानूनी रूप 12 दिसंबर को दिया गया था। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 9 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ था। इसके बाद ये 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित किया गया। तत्पश्चात अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर इसे कानूनी रूप दे दिया। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। यानी कि देखिए इस अधिनियम को लागू कर दिया गया कब? 11 मार्च 2024 को। यह अधिनियम कहता है भाई कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले इन 3 देशों से भारत आ गए हैं, हम उनको नागरिकता प्रदान कर देंगे। ठीक है ना। अब अल्पसंख्यक कौन है इन तीनों देशों में? देखिए ये तीनों देश मुस्लिम बाहुल्य देश है, तो मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बाकी सभी धर्म यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। उनमें कौन कौन हो जाएंगे? हिंदू हो जाएंगे, सिख हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे, क्रिश्चियन हो जाएंगे और पारसी। यानी ये 6 कम्युनिटी जो है वो क्या हो जाएंगी? माइनॉरिटी हो जाएंगी। इन्हीं सभी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में आती है सबको नागरिकता देने का प्रावधान है इस सीएए एक्ट में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में
महतारी वंदना योजना प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम महतारी वंदना योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के माध्यम से विवाहित महिलाओं के लिए प्रति माह 1,000 रुपए दिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से याद रखेंगे, तो सीएम और ये क्या हो जाएगा, युवा। तो सीएम युवा स्कीम जो है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू जरूर देखना है। योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण देकर हर साल 1 लाख युवाओं को उद्यमी के रूप में तैयार करना है। इस योजना का ये मेन पर्पस है। यह योजना बजट 2024-25 में लॉन्च की गई थी, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यानी कि हर साल लगभग प्रदेश में 1 लाख युवाओं को बगैर ब्याज के 5 लाख का ऋण देकर उन्हें एक उद्यमी के तौर पर विकसित करना है। ये इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ड्रैगन फायर लेजर विपन का सफल परीक्षण किया है? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने अपना पहला ड्रैगन फायर एक लेजर हथियार का सफलतम परीक्षण किया है। ब्रिटेन का जो ड्रैगन फायर है वो इजराइल के आयरन बीम डोम की तरह तो कार्य करता है, लेकिन ये सस्ता भी बहुत है। देखिए, इजराइल का जो आयरन डोम है वो कॉस्टली है, जबकि ब्रिटेन का ड्रैगन फायर थोड़ा सा सस्ता है। डेवलप किया है। आइए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रिसेंटली फिलिस्तीन का नया प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, मोहम्मद मुस्तफा। वैसे तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं था, तो फिलिस्तीन काफी न्यूज में है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता था। तो फिलिस्तीन के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो मोहम्मद मुस्तफा बने हैं। ठीक है ना। अब देखिए, हम बात करते हैं कुछ नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं अभी, उनके बारे में, सभी के बारे में। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। फिलिस्तीन की राजधानी रामल्लाह है, और फिलिस्तीन केवल जॉर्डन तथा इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखना है। दूसरा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें कि हाल ही में पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शन हुए थे, और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बनाया गया था। वहीं अभी रूस में भी जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसमें व्लादिमीर पुतिन को 87% वोट हासिल होने के बाद 5वीं बार भी रूस के राष्ट्रपति बने हैं। आइए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2014 में भारत की रैंक क्या है? 134। भारत को रैंक 134 प्राप्त हुई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। देखिए, यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक इसी यूएनडीपी संस्था के द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में लगभग 193 कंट्री शामिल थे। इसमें फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड कंट्री को मिली है, और लास्ट रैंक साउथ सूडान को मिली है। मानव विकास सूचकांक जो दिया जाता है वो प्रमुख 3 डायमेंशन के आधार पर दिया जाता है, जिसमें एक डायमेंशन है जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन शिक्षा, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम। ये 3 डायमेंशन पूछ लिए जाते हैं, इनको पता होना चाहिए। इंडिया की रैंक पता होना चाहिए, यही इंपोर्टेंट है इसमें। अब आइए अगला क्वेश्चन 20। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? लैंगिक असमानता सूचकांक का मतलब है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। यह इंडेक्स 2024 में लॉन्च हुआ है, लेकिन यह इंडेक्स है 2022 का, ध्यान रखना है 2022 का ये। ठीक है ना, अभी लॉन्च हुआ है लेकिन 2022 का है। इंडिया को इसमें 108 रैंक प्राप्त हुई है, और काफी रिफॉर्म के बाद ये रैंक हमको मिली है, क्योंकि 2021 में यह रैंक जो थी वो थी 122, और अब रैंक मिली है 108। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक अर्थात जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडियाज रैंक 108 है, जबकि 2021 में यह रैंक 122 थी। सूचकांक में 193 कंट्री शामिल थे। फर्स्ट रैंक डेनमार्क को मिली है। लैंगिक असमानता सूचकांक के भी 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशन है इसके भी।
एक है प्रजनन स्वास्थ्य अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा है अधिकारिता एम्पावरमेंट, और तीसरा है श्रम बाजार में भागीदारी लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किए। इन सभी क्वेश्चन का आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, स्मॉल लेटर में सर्च करेंगे सुनील सर जीएस वर्ल्ड, स्मॉल लेटर में आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा विदाउट स्पेस दिए सुनील सर जीएस वर्ल्ड, और सारे के सारे वीकली पीडीएफ आपको फ्री में यहां से मिल जाएंगे। 2023 के सारे मिल जाएंगे, 2021 के सारे मिल जाएंगे, 2024 के भी सारे मिल जाएंगे।